बच्चों, 10 घंटे किताब लेकर बैठने से आपने कोई वर्कडन नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिजिक्स के हिसाब से हम कह रहे हैं। आइए एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को 10 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, केवल एक पेज की हेल्प से। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्क है क्या। हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि जब कोई फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दे तब हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। ठीक है, कंडीशन क्या है कि कुछ फोर्स होना चाहिए और वो कुछ को डिस्प्लेस करे, तो इस तरह से वर्क डन होया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है F इंटू एस। हाँ, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है तब हम लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, इसको हम नापते हैं जूल में और लिखते हैं कैपिटल J। एक जूल कितना होता है कि जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करे तब हम कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इस कुछ अलग अलग तरह के वर्क होते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क मतलब कि जब हमने कुछ फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क डन होता है पॉजिटिव। मैं इस पेन को उठा रहा हूं तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? ऊपर की तरफ, डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो ये वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। वहीं पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी फोर्स तो किसी और में है। ठीक है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किसी और में होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां होगा? पीछे। तो ऐसे में हम वर्क डन कहते हैं नेगेटिव, यानी जब दोनों के बीच एंगल कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच 90 डिग्री हो, कैसे कैसे? ये कि ये पेन मैंने रख लिया सिर पर और मैं वैसे घूम रहा हूं, हो गया रहा है कि इसका जो वेट है, फोर्स है, वो है नीचे की तरफ और मेरी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे में एंगल कौन सा बन गया? 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री हो गया तब cos 90 0 और वर्क डन हो जाता है 0। समझ में आ रहा है? अब ऐसा भी समझिए कि वर्क डन और कब 0 हो सकता है कि भाई अगर हम फोर्स ना लगे, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो तब भी वर्क डन 0 होगा। कैसे? एक बड़ा पत्थर है और आप उसको धक्का दे रहे हो और आप दिए जा रहे हो, आपने खूब पसीने वसीने सब बहा लिए, मेहनत कर ली, पर क्या पत्थर हिला? नहीं हिला। अगर वो नहीं हिला और आपने केवल फोर्स अप्लाई किया है तो वर्क डन 0 है। आप किताब लेकर एक जगह बैठे हो, पढ़ रहे हो, आपने नॉर्मल जिंदगी का तो काम किया है, मेहनत, बिल्कुल मेंटल प्रेशर लगाया है, पर आपने फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं वर्क डन का कारण। आप कोई काम कैसे कर पाते हो? मैं 2 किलो सब्जी लेकर आता हूं, भक्के गया लेकर आया। कब? जब मेरे में एनर्जी होगी। तो काम करने के लिए क्या चाहिए? वर्क डन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम? कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी और इसके भी यूनिट होती है जूल। अब ये 2 तरह की होती है, पहला काइनेटिक और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है ½ mv²। कोई गाड़ी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी। पानी बह रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। कोई भाग रहा है, मैंने तुरंत उसके ऊपर ऐसे हाथ उसका पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश करी तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई ½ mv² में। ठीक है, तो मैंने कितना काम किया? मैंने काम किया है जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। तो उसका चेंज कितना आया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv² माइनस u², ये होता है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से आएगा कि ½ mv² माइनस u², ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम बताते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से।
समझ में आ रहा है? ये आप पोटेंशियल के बिलीव कर सकते हो कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Mgh2 माइनस Mgh1। ठीक, अब देखिए काइनेटिक तो हो गया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाकर रख दिया। अब मैंने जितना काम किया है उसे नीचे से ऊपर उठाने में उतना वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, एक एनर्जी की फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ पोजीशन या फिर शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो आए उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक धनुष है और मैंने उसकी ऐसे खींचा, मैंने उसकी शेप चेंज करी, साइज चेंज कर दिया, ऐसे में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो मैं काम कर रहा हूं उसे खींचने में, वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। बॉल नीचे से ऊपर उठाकर रख दी, किसी हाइट पर रख दी, तो जितना मैंने काम किया है उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है, पहली जो हाइट की वजह से है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है mgh। ठीक है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब कि भाई मैं एक सीढ़ी चढ़ा जो स्पाइरल है और एक सीढ़ी चला जो ऐसे जाके ऐसे है। ठीक है, अब देखिए दोनों की हाइट ग्राउंड से कितनी है, h। तो फॉर्मूला है mgh, वो पाथ नहीं बता रहा, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। अब अगला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी शेप और साइज की वजह से है। मैंने किसी स्प्रिंग को दबा दिया, तो मैंने जितना काम से दबाने में किया है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब भाई एक मैंने आपको काम दिया कि बक के जाओ 10 किलोमीटर रनिंग करिए, और आप 10 किलोमीटर एक व्यक्ति ने कर लिया उसको 1 घंटे में, एक ने करा 1.5 घंटे में। काम किसने 1 घंटे में किया वो बता रहा है कि उसमें पावर ज्यादा है। तो काम करने की क्षमता यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं, या फिर एनर्जी ट्रांसफर के रेट को हम कहते हैं उसकी पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एनर्जी ट्रांसफरिंग को हम कहते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, 1 वॉट बराबर 1 जूल अपॉन सेकेंड। समझ में आ रहा है? देखिए वॉट यूनिट है पावर की, किलो वॉट यूनिट है पावर की, हमें पता है। ठीक है, एक होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। अगर आपको एवरेज पावर निकालनी हो तो होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, वर्क डन क्या है, फिर वर्क डन के लिए एनर्जी और एनर्जी पावर। अब मेरा सवाल है, क्या एनर्जी खत्म हो सकती है? भाई मैंने काम किया, जिम किया और जिम करने के बाद मैं थक गया, एनर्जी खत्म हो गई, वर्न आउट। पर एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और साइंस के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म कैसे, कि भाई ये आपकी लाइट जल रही है, ठीक है, इस वक्त आपके ऊपर मैं दिखाई दे रहा हूं, लाइट जल रही है, क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट प्लस हीट में। जो मोटर चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में। बैटरी में क्या हो रहा है, इन्वर्टर लग रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल जो सोलर लगे हुए हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में। तो हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कब तक, जब तक वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, जैसे पेंडुलम है, कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम है जी, मैं इसे उठा के यहाँ पर ले गया तो मैंने जितना काम किया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब मैंने छोड़ा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हुई और यहाँ पर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। फिर धीरे धीरे काइनेटिक कम होती चली गई और पोटेंशियल में पूरी तरह से यहाँ पर कन्वर्ट। ठीक, अब वो धीरे धीरे आगे रुक जाएगा।
सवाल आएगा कि भाई ये तो रुक गया, क्या एनर्जी खत्म हो गई? नहीं, एनर्जी खत्म नहीं हुई है, एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। ये एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई है, जो फ्रिक्शन की मदद से, जो एयर फ्रिक्शन है उसकी मदद से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, इसी वजह से वो रुक जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसकी हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब आप आते हैं घर की बिजली पर, ठीक है। एक वो आपने सुना होगा, बिजली का बिल कौन भरेगा? जी साइंस भरेगी। देखिए, जो किलोवाट है ये यूनिट है आपकी पावर की। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर? जो आपका किलोवाट आवर है ये यूनिट है किसकी है? आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उस पर किलोवाट नहीं होता, उस पर क्या नहीं होता, जूल नहीं होता, उस पर होता है यूनिट। और एक यूनिट को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है? 1 किलोवाट आवर है आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको हम नापते हैं किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर को हम कहते हैं यूनिट। ये क्या होता है कि भाई 1 किलोवाट डिवाइस ने, कोई 1 किलोवाट का डिवाइस होगा, उसने 1 घंटे में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप अब समझ गए हैं कि बैठे बैठे वगडन कौन सा नहीं हो रहा है, तो हिट कीजिए लाइक बटन। देखिए हमने अच्छा खासा काम किया है, मैंने यहाँ भी मूव किया है, मैंने वहां भी मूव किया है। अब आप भी जीरो वर्क पे मत रहिए, आप भी पॉजिटिव वर्क कीजिए, दबाइए लाइक बटन, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया क्लियर रेजोल्यूशन का माइंड मैप आपको सेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।